हेलो दोस्तों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे, पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किसे कहते हैं, और उसमें पहले अधिकार क्षमता या समानता के अधिकार की चर्चा हमने पिछले ही वीडियो तक कर ली है। आज हम उसी में दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कितने से, तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। कहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णित है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन मिलता है। आज हम अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की चर्चा करेंगे और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा मौलिक अधिकार है कि इसको आम नागरिकों को भी पता होना चाहिए। ये आम नागरिक जो भी हो, नागरिक, ये ज़रूरी नहीं कि परीक्षा के लिए, परंतु जो नागरिक हो वो भी तैयार कर ले, उसके लिए भी ये अच्छा है, उसको भी इस विषय में जानकारी होनी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार। कौन है दूसरा मौलिक अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से कितने तक, 22 तक इसका वर्णन मिल जाता है। यानी आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर कितने तक, अनुच्छेद 22 तक। यानी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। आइए पहले की चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद की कौन सा अधिकार देता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में ऐसे पूछा जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और इसके तहत वर्तमान में 6 अधिकार और हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, यानी अनुच्छेद 19 के तहत, चाहे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 19 के तहत या पूछ लिया जाए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कितने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ऐसे करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दिए गए हैं अभी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए मूल संविधान में कितने अधिकार दिए गए थे, तो मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे। पहले इसको हम नोट कर लें, फिर उन 6 की चर्चा करें, या क्या कह सकते हैं, 7 की चर्चा करते हैं, कौन कौन सा है, किसे हटा दिया गया है। तो लिख लें इसके तहत का अर्थ यह है, पेपर में कैसे पूछेगा, तो अनुच्छेद 19 के तहत कितने मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए हैं या दिए गए थे, या ऐसे पूछ लिया जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। अनुच्छेद 19 न देके ऐसे पूछ लिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके तहत 6 मूल अधिकार, या मूल अधिकार कह लें या कह लें मौलिक अधिकार, या कह सकते हैं क्या, मौलिक अधिकार। इसके तहत 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, परंतु मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, तो 7 थी। अब पूछ लिया जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो दिए कितने गए हैं, 6। अभी वर्तमान में भी कितने हैं, 6 ही हैं। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे बन जाता है कि मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, तो 7 थी। अब
हम एक एक करके इन संविधानों पर चर्चा करते हैं। संविधान में यानी मौलिक अधिकार कौन कौन दिए गए हैं, इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, जब कुछ भी होगा एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, 19 जैसे 19 में जोड़ा गया है तो 19 से 19B 19C या 19 का 19 खा ऐसे लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे क्या, अनुच्छेद 19A ए कह दें या 19 का कह दें, बात एक ही होती है। पेपर में अगर मान लीजिए 19A नहीं आ रहा है तो 19 का रहेगा, या 19B नहीं आ रहा है तो 19 खा रहेगा। तो हम ABCD करके पढ़ते हैं, यानी आर्टिकल 19A अनुच्छेद 19A की चर्चा करें। अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा, 19A में दी गई है बोलने की स्वतंत्रता। या इसी को कहते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर पेपर में ऐसे देखिए, बोलने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, तब तक बोल सकता है जब तक सामने वाले की गरिमा को कोई ठेस ना पहुंचे। ऐसा नहीं कि बोलने की स्वतंत्रता है तो हम किसी को भी गाली दे दें, किसी भी कुछ भी कह दें, दूसरे वाले को बुरा लग जाए। ऐसा नहीं कहा गया है। बोलने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन तब तक जब तक सामने वाले की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, सामने वाले को बुरा ना लगे, तभी तक हम बोल सकते हैं और अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी देखिए क्या है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व्यक्ति कैसे व्यक्त करता है, बोलकर, बताकर किसी को। तो विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता भी किस में आएगी तो इसी में आएगी। जैसे कोई नेता है, भाषण देता है तो वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो इसी तरह अगर पूछ लिया जाए, जो नेता व्यक्ति है, विचार जो अपने भाषण देता है वह किसके तहत तो 19A के तहत। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो वादा करता है, झूठा हो या सही, कि हम ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, ये वादा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत करता है। वादे की बात नहीं कर रहा हूँ, वह अपने विचार, उसका विचार क्या है, यह नेता कैसा है। जैसे अगर मोदी की बात की जाए तो विपक्षी पक्ष के जो व्यक्ति नेता होंगे उनकी कहेंगे कि ऐसा है नेता, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। या उनके पक्ष की बात करिए, उनके विपक्ष वाले बात की जाए, राहुल गांधी, तो अपने विचार देंगे कि ऐसा है, ऐसा है। तो यानी अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी जो भाषण देंगे वो किसके तहत आएगा तो इसी के तहत। यह प्रश्न पूछा गया था, बताइए प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है। यूपीपी का प्रश्न है कि बताइए प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस यानी मीडिया, इसको भी नोट कर लें, प्रेस की स्वतंत्रता इसी के तहत आती है। प्रेस यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, मीडिया की बात कर रहे हैं। या न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर भी एक विचार व्यक्त करने का माध्यम है। विचार जो न्यूज़पेपर होगा किसके तहत आएगा तो इसी 19A के तहत आएगा। न्यूज़पेपर के द्वारा भी व्यक्ति अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है। जैसे जो संपादक होगा उसने घटना देखी है, उस घटना को अपने विचार और विचारों को व्यक्त करेगा किस माध्यम से तो इसी के माध्यम से, यानी बोलने की स्वतंत्रता। कोई कवि है, अपनी कविता के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वह कविता भी किसके माध्यम में आएगी तो इसी में आएगी। बोलने की स्वतंत्रता यानी प्रेस का काम क्या होता है, मीडिया का काम, वह बोलती है, घटनाएं जो होती हैं उनके बारे में दिखाती है। तो बोलने का काम किस में आएगा तो अनुच्छेद 19A में। जैसे कोई कवि है, अब अपनी कविता को कहता है, जैसे आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के टाइम में कुछ कवि इस नेता के पक्ष में, कुछ कवि इस नेता के पक्ष में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। उनका विचार क्या, उनके विचार के अनुसार कौन नेता सही है, कौन नेता गलत है, यह भी एक विचार व्यक्त करने का माध्यम है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 में इतनी सारी स्वतंत्रताएं आएंगी। अब पेपर बनाने वाला कुछ भी पूछ सकता है, बताइए जो कवि है वह जो अपने विचारों को व्यक्त करता है किसके तहत व्यक्त करता है, जो स्पीच देता है इस नेता के खिलाफ या इस नेता के खिलाफ या इस व्यक्ति के खिलाफ तो किसके तहत ये, या कोई नेता अपना भाषण देता है तो अगर पेपर में पूछ दिया चुनावी वादे जो करता है वो किसके तहत तो ध्यान दीजिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत चुनावी वादे करता है।
लेकिन अगर वह अपने विचार किस माध्यम से प्रस्तुत करता है, ऐसा प्रश्न आ जाता है तो अनुच्छेद 19A के तहत। अगले की चर्चा करें, अनुच्छेद 19B। कौन सा? अनुच्छेद 19B क्या कहता है? शांति पूर्वक एवं निरायुद्ध। अब निरायुद्ध का तात्पर्य क्या होता है? अस्त्र शस्त्र के बिना। देखिए संविधान में निरायुद्ध शब्द लिखा गया है, लेकिन हम आसान भाषा में पढ़ाने के लिए कह देते हैं शांतिपूर्वक और बिना अस्त्र शस्त्र के। तो ध्यान दीजिएगा, ये निरायुद्ध यानी क्या होता है? युद्ध के लिए नहीं, युद्ध के लिए नहीं यानी बिना अस्त्र शस्त्र के। निरायुद्ध सम्मेलन करने या सभा करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 भी कहता है भाई आप चाहिए, आप किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आप विचार विमर्श बिल्कुल कीजिए, लेकिन किस तरह से? शांतिपूर्वक, यानी शांतिपूर्वक और निरायुद्ध यानी बिना अस्त्र शस्त्र के। ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी चीज़ का विरोध करना, आप खड़े हो जाएं, जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उसका नुकसान कराएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दंड के योग्य हैं, लेकिन आप वहीं एक जगह बैठकर सरकार की गतिविधियों या किसी का भी विरोध करते हैं तो आपको यह पूरी स्वतंत्रता दी गई कि आप उस चीज़ का विरोध कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कानून सरकार बनाती है, आप सरकार का विरोध करना चाहते हैं तो आप शांतिपूर्वक धरना दीजिए या कुछ कीजिए, हथियार ना रखिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है। परंतु अगर आप किसी सार्वजनिक स्थल पर बैठते हैं जिससे कि राष्ट्र में या आम लोगों को नुकसान हो, आवागमन में प्रॉब्लम हो, या जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बस की तोड़फोड़ कर देते हैं। देखिएगा जब कुछ होता है तो बस की तोड़फोड़ कर देते हैं, क्या है? सार्वजनिक चीज़ें हैं जिसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में आप सज़ा के योग्य होंगे, यानी आपको सज़ा भी दी जा सकती है। परंतु अगर आप शांतिपूर्वक और बिना अस्त्र शस्त्र के इकट्ठा होकर उसका विरोध कर रहे हैं और शांतिपूर्वक इस तरह की जो है सार्वजनिक चीज़ें हैं उसका नुकसान ना हो, आम व्यक्तियों को इससे कोई समस्या ना हो, तो आपको विरोध करने का पूरा अधिकार दिया गया है। हमने अनुच्छेद 19B की भी चर्चा कर ली। अब हम अगले चर्चा करते हैं अनुच्छेद 19C की। अनुच्छेद 19C क्या कहता है? अनुच्छेद 19C कहता है संघ, संगठन, सहकारी समिति आदि बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्या कहता है? संघ, संगठन और सहकारी समिति आदि बनाने को आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है। यानी आप कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, कोई भी पार्टी बना सकते हैं। आपको किस आधार पर पार्टी बनानी है वो आप तय कीजिए, परंतु पार्टी ऐसी हो कि जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित ना करे। नहीं तो पता लगे आपको पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है, आप ऐसी पार्टी बना लें जो देश विरोधी गतिविधियां करने लगे, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में आप कोई पार्टी नहीं बना सकते। लेकिन आप कुछ अच्छा काम करें या किसी विषय में अपने किसी लिए काम करें तो आपको संघ और संगठन बनाने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। परंतु ध्यान रहे संघ या संगठन ऐसा कोई काम ना करे जिससे देश विरोधी गतिविधियां हों, यानी देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो संगठन है संघ, इसको रद्द कर दिया जाएगा। आप ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकते जो देश के विरोधी गतिविधियां करें। हमने अनुच्छेद 19C की चर्चा की, आगे चर्चा करते हैं 19D की।
अनुच्छेद 19D। अनुच्छेद 19D क्या कहता है? देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D आपको यह पूर्णतः अधिकार देता है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, आपको इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आपको इस राज्य की सरकारें रोक देंगी कि आप इस राज्य के हैं, इस राज्य में नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप महाराष्ट्र भी जा सकते हैं, तमिलनाडु भी जा सकते हैं, केरला भी जा सकते हैं, उधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, कहीं पर भी जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास पैसे होने चाहिए, आप उस योग्य हों कि आप जा सकते हैं। तो आपको पूर्णतः छूट दी गई है कि आप देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में जा सकते हैं, परंतु अगर कुछ ऐसी स्थिति हो जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा हो, तब आपको रोका जा सकता है। जैसे धारा 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में क्या लग गया? आपातकाल लगा था। तो आप ऐसी स्थिति में सरकार ने वहाँ पर जाने से मना कर दिया, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे तो पूर्णतः छूट है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको कुछ ऐसी स्थितियाँ जब बनती हैं तो उसके लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा तो आपको इसके लिए रोका जा सकता है। जैसे धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में रोक दिया गया था। या आपने सुना होगा जब धारा 370 को हटाना था, जो श्रद्धालु थे जाने वाले जगन्नाथ, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी धाम जाने वाले थे, उनको क्या किया गया था? वापस बुला लिया गया था। तो ऐसी स्थिति में आपको बात रोका जा सकता है, पर तभी जब देश के लिए ज़रूरी हो, यानी देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तब आपको रोका जा सकता है। अनुच्छेद का हमने किसकी चर्चा की? 19D। अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 19C। अनुच्छेद 19C। अनुच्छेद 19C क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 आपको यह पूरा अधिकार देता है कि आप देश के किसी हिस्से में रुक सकते हैं, यानी निवास कर सकते हैं, आपको इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पहले यह अपवाद हुआ करता था, कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में आप केवल घूमने के लिए कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो परमानेंट वहाँ नहीं रह सकते, यानी हमेशा वहाँ के लिए नहीं रह सकते, वहाँ ज़मीन भी नहीं खरीद सकते थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद सारी जो बंदिशें थी वो समाप्त हो गई। अब आप देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, तो इसकी आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है। परंतु ध्यान रहे, देश की एकता अखंडता का मुद्दा जब होगा तो आपको रोका जा सकता है। जब देश की एकता अखंडता से जुड़ा मुद्दा होगा तो निश्चित ही आपको रोका जा सकता है कि आप यहाँ पर निवास नहीं कर सकते, या इतने समय तक आप निवास नहीं कर सकते। अनुच्छेद हमने 19E की चर्चा की, अनुच्छेद 19F की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19F क्या कहता है? संपत्ति अर्जन, यानी संपत्ति अर्जन स्वामित्व का अधिकार। क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार और स्वामित्व का अधिकार। ये मूल संविधान में दिया गया, परंतु संपत्ति का अधिकार
परंतु इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। चलो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। हमने इसकी पहले भी एक बार चर्चा कर ली। अच्छा बताइए, संपत्ति का पूछ लिया जाए, पहले मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार का वर्णन कहाँ कहाँ था? तो ध्यान दीजिए 19F में, और इसका वर्णन कहाँ मिलता था? अनुच्छेद 31 में भी इसका वर्णन था। कहाँ कहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, तो अनुच्छेद 31 में और 19F में किसका वर्णन था? संपत्ति का अधिकार या स्वामित्व का अधिकार। इसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार आप यानी किसी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा आप नहीं कह सकते यार स्वामित्व की या मेरी जो संपत्ति है। जैसे साबरमती आश्रम की बात करें तो साबरमती आश्रम को किसने बनवाया? गांधी जी ने। अब गांधी जी का कोई वंशज हो, गांधी जी का कोई वंशज हो तो यह दावा नहीं कर सकता कि यह जो संपत्ति है इस पर मेरा अधिकार है, यानी इसका स्वामी मैं हूं, यानी स्वामित्व का अधिकार यह दावा नहीं कर सकता। वह कौन सी संपत्ति होगी? सार्वजनिक संपत्ति, जिसकी देखरेख कौन करेगा? तो देखरेख सरकारें करेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो अधिकार हैं इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी अब गांधी जी का वंशज नहीं कह सकता कि साबरमती आश्रम जो है ये मेरा है। ये किसका इस पर अधिकार होगा? तो इस पर सरकारों का अधिकार होगा। हमने 19F की चर्चा की। अगला कौन सा है? अनुच्छेद 19G। अनुच्छेद 19G की चर्चा करें तो अनुच्छेद 19G क्या कहता है? वित्तीय कारोबार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। आपको अनुच्छेद 19G यह छूट देता है कि आप किसी भी यानी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कोई भी कारोबार कर सकते हैं, आपको इसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। ध्यान दीजिएगा, आप यानी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप कोई भी काम कर सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिए वो वैधानिक यानी कानूनी रूप से सही हो। ऐसा नहीं कि आपको छूट दी गई, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं तो आप पता लगे गांजा बेचने लगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो कानूनी रूप से सही हो वही करना है। यानी आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो कानूनी रूप से गलत हो। तो आप वही काम कर सकते हैं जो कानूनी रूप से सही हो। आप जीविका चलाने के लिए, अपनी भूख अर्जन के लिए, भूख समाप्ति के लिए, या जो आपकी आवश्यकताएं हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप कोई भी काम करिए, परंतु ध्यान रहे वह कानूनी रूप से सही हो। हमने अनुच्छेद 19 के में जितने मूल अधिकार हैं और जितने दिए गए थे सारों की चर्चा कर ली। और ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 के जितने भी मौलिक अधिकार हैं सब किसको प्राप्त हैं? भारतीयों को। हमने इसकी चर्चा पिछले ही वीडियो में कर ली थी, जब हमने समता समानता का अधिकार पढ़ा था, तब हमने वहां पर चर्चा की थी। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 केवल भारतीयों को प्राप्त हैं या विदेशियों को बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हैं। यानी जितने भी अधिकार दिए गए हैं यह किसको प्राप्त हैं? तो मात्र किसको? तो मात्र जो है भारतीयों को प्राप्त है। अगर कोई विदेशी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन नहीं कर सकता, उसको परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद ही वह आवागमन कर सकता है। जैसे कोई विदेशी भारत घूमने आता है तो आएगा तो उसको यह बताना पड़ेगा मैं किस क्षेत्र में घूमना चाहता हूँ। जैसे वह उत्तर प्रदेश में घूमना चाहता है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, तो वहीं उसको परमिशन मिलेगी। उसके अलावा आप उसको कहीं परमिशन नहीं दे सकते। अगर और कहीं आवागमन करना है तो उसको पहले सरकारों से परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेने के बाद ही वह देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकता है। लेकिन भारतीय कोई है तो वह इन सारी मतलब इसमें जितने स्वतंत्रताएं दी गई हैं वह उसका उपयोग कर सकता है। परंतु ध्यान रहे, जो देश की एकता अखंडता को प्रभावित ना करे, यानी जो कानूनी रूप से सही हो और देश की एकता अखंडता को प्रभावित ना करे, वही उतना काम कर सकता है।
हमने पूरी तरह से चर्चा कर ली अनुच्छेद 19 की। अब इसके आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद किसकी, अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 के बारे में चर्चा करें। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या ऊपर कोई इल्जाम लगा हुआ है अपराध से जुड़ा हुआ, तब उसको भी छूट दी गई है कि वह उसको अधिकार है कि इसके संबंध में उसको क्या क्या अधिकार मिले हैं उसकी चर्चा करें। इसके तहत 3 अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक अपराधी हो या अपराध किया हो या ना किया हो, वह अपराधी तभी बनेगा जब उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाएगा। जब तक दोष नहीं सिद्ध होता तब तक वह अपराधी नहीं होगा, यानी तब तक कानून की नज़रों में या जो है वह अपराधी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो पहले की चर्चा करें तो पहले की चर्चा, एक अपराध के लिए मात्र एक बार सजा। एक अपराध के लिए एक बार केवल सजा मिलेगी। कोई व्यक्ति एक ही अपराध करता है तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी। जैसे आप लोग फिल्मों में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है, देखे भी होंगे। पता लगता है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या के विषय में जो हीरो होगा या हीरो का पिता होगा वह सजा काट रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है जिस व्यक्ति की हत्या का वह सजा काट रहा है वह हत्या हुई नहीं, यानी जो अपराध उसने किया था वो अपराध हुआ नहीं, वो तो जिंदा है। तो वो क्या करता है, लास्ट में जो भी होगा वो अपराध कर देगा। तो वहाँ पर क्या होगा, कहते हैं ना, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा। जब मैं इस अपराध की सज़ा भुगत आया हूँ, जब मैं वही कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसे मान लीजिए कोई जगह है, कोई घर है, ये मान लीजिए घर, ऐसा कुछ भी है घर, तो यहाँ पर चोरी हुई, चोरी में रिपोर्ट क्या लिखवाई गई, 5 लाख रुपए की चोरी हुई। अब एक व्यक्ति को, यानी एक को गिरफ्तार किया गया, उसको सजा हुई 5 साल की। उसको सजा क्या हुई, 5 साल की सजा हुई। लेकिन जब यह व्यक्ति 5 साल की सजा पूरा कर चुका तब इसे पता चलता है कि इस घर में तो चोरी हुई ही नहीं, इस घर में चोरी हुई ही नहीं थी जिसकी सज़ा मुझे मिली। तो यह व्यक्ति अगर इस घर में दोबारा से 5 लाख की चोरी कर लेता है, कितने की, 5 लाख की, तो ध्यान दीजिएगा, तो इस व्यक्ति को इसके लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी। क्या होगा, इस व्यक्ति को दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी। यही है एक अपराध के लिए मात्र एक बार सज़ा। इसका यूज आप देखते होंगे, काफ़ी फिल्मों में इसका उपयोग किया जाता है। हीरो के लिए भी उपयोग किया जाता है। जब लास्ट में विलन को मारने लगता है तो विलन कहता है कि आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे तो सज़ा मिलेगी। तो हीरो क्या जवाब देता है, मुझे इसकी सज़ा मिल चुकी है, कहा गया है एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सज़ा मिलेगी। हमने चर्चा की पहला क्या दिया गया अधिकार, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा, और दूसरा क्या है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
किसी भी व्यक्ति को स्वयं की विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी अगर एक मूवी का एग्जाम्पल लें तो मूवी में देखिएगा, पुलिस वाले जब किसी को गिरफ्तार करते हैं तो मार पीट कर बयान उससे लिखवा लेते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति अदालत में जाता है तो वह अपने बयान से बदल जाता है, यानी कहता है मैंने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया, बल्कि पुलिस वालों ने मुझसे ज़बरदस्ती मुझसे मार पीट कर यह बयान लिखवाया है। तो ऐसा भी रियल में भी हो सकता है कि भाई कोई चोरी ना किया हो, उससे ज़बरदस्ती लिखवा लिया जाए या उससे बयान ले लिया जाए कि इसने ही चोरी की है, यानी मैंने ही चोरी की है, मैं कबूल कर लूं, तो वह बयान मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह ज़बरदस्ती भी लिखवाया जा सकता है। इसलिए यहाँ व्यवस्था दी गई है कि जो व्यक्ति होगा जिसके ऊपर अपराध का इल्ज़ाम लगा है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। वह स्वयं गवाही देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको मतलब गवाही देने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हाँ, देखते होंगे कि पुलिस वाले क्या करते हैं, ज़बरदस्ती लुकवाते हैं कि तुमने ऐसे चोरी की, तो वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, तुमसे ज़बरदस्ती लेंगे, फिर जाएंगे उसी तरह कैसे घटनाएं होगी उसी तरह देखेंगे और वहाँ से सबूत इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, बल्कि आपको उस बेस पर सज़ा मिलेगी जो आप पुलिस वालों ने सबूत इकट्ठा किए हैं, बल्कि आपको इस बेस पर नहीं सज़ा मिलेगी कि आपने क्या गवाही दी है। जब आप बता देते कि मैंने ऐसे ऐसे किया, यहाँ हथियार छुपाए हैं, मैंने जिस काम किया, जब मान लीजिए किसी हत्या की तो बता दिया कि हमने जो जिस चाकू या पिस्टल से हत्या की वो यहाँ छिपाई गई है, तो वहाँ सर्च करेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे, तो इस आधार पर आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन आपको इस आधार पर सज़ा नहीं मिलेगी कि आपने यह कहा है कि मैंने इसको यहाँ 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 छुपाया है, या मैंने ऐसे हत्या की है, या मैंने ऐसे अपराध किया है। तो इस आधार पर आपको सज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और तीसरा अधिकार कौन मिलता है, अपराध के समय जो कानून होगा उसी के अनुसार सजा मिलेगी। अपराध करते समय जो कानून होगा उसी के अनुसार सजा मिलेगी। जैसे 2 मई, आज क्या है, 2 मई, आज अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए की चोरी करता है तो उसके लिए सजा कितनी है, 5 साल। और इसी दिन मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने चोरी कर ली, किसने, ए नाम के व्यक्ति ने चोरी कर ली, लेकिन क्या होता है 4 मई को एक नया कानून आता है कि कोई 1 लाख की चोरी करता है तो इसके लिए अब 5 साल की सज़ा नहीं 10 साल की सज़ा होगी। और इस व्यक्ति ए को सज़ा कब सुनाई जाती है, 6 मई को सुनाई जाती है, और 6 मई को सज़ा सुनाई जाएगी तो उस व्यक्ति को सज़ा कौन सी मिलेगी, ये 5 साल सज़ा मिलेगी। भले ही वह व्यक्ति कितना, अब कानून में दिया गया है कि अब कोई चोरी इतने की करता है तो 10 साल सज़ा होगी, लेकिन इसने अपराध कब किया, अपराध 2 मई को किया, 2 मई को जो कानून था उसी के अनुसार सज़ा दी जाएगी। ये था अपराध के संबंध में दोष सिद्धि संबंधी जो अधिकार छूट दी गई हैं, जो अधिकार दिए गए हैं वो। अगले हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हम पढ़ने चल रहे हैं। क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जो कानूनी रूप से सही हो, प्राण की आप रक्षा कर सकते हैं, आपको कोई प्राण छीन नहीं सकता, लेकिन आप कानूनी रूप से सही हो तभी। ये नहीं कि आप कोई हत्या करके आए उसके लिए सजा हो मृत्यु की, तो आप कहते हो हमको तो भाई प्राण की स्वतंत्रता दी गई है, हम क्यों दें अपने प्राण। तो आप कानूनी रूप से सही होने चाहिए, तभी आपको प्राण एवं दैहिक यानी देह की स्वतंत्रता मिलेगी। यही है प्राण दैहिक स्वतंत्रता, या इसी को कहते हैं जीवन का अधिकार। इसी को क्या कहा जाता है, तो जीवन का अधिकार भी कहा जाता है, यानी जीवन जीने का अधिकार या कहीं कहीं मिल सकता है, जीवन का अधिकार मिल सकता है, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी अपनी व्यक्तिगत जो चीज़ें होंगी हम उसकी स्वतंत्रता मतलब उसको हम पर्सनली रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मेरे पास कुछ पर्सनल है जो कानूनी रूप से सही है तो हम उसको पर्सनल कर सकते हैं, किसी को दें या न दें यह अधिकार हमारा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पेपर बनाने वाले इन यहाँ से ना पूछकर थोड़ा सा घुमा देता है। पेपर जो बनाता है वहाँ अगर थोड़ा सा पेपर अच्छा लेवल हुआ तो यहाँ से घुमा देगा, पता होते हुए भी विद्यार्थी गलती कर जाते हैं, जो भाई बहन हैं वो गलती कर जाते हैं। ये तीन तो मुख्यतः आपको नोटबुक में मिल जाएंगे, कोई भी आप उठा लीजिए या लूसेंट भी उठा लीजिए तो ये मिल जाएंगे। लेकिन और जो हम जिन बिंदुओं की चर्चा करने वाले हैं वह और हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा यानी जो कानूनी रूप से सही हो, उसको प्राण से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी उसके प्राण का हरण नहीं किया जा सकता, परंतु वह व्यक्ति क्या हो, कानूनी रूप से सही हो। तो इसी के तहत आते हैं, हम नोट करके लिख लें। गरिमा का अधिकार पूछ लिया जाए, गरिमा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है। और ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन का अधिकार इसी में आता है, लेकिन जीवन का अधिकार, अब ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह कानून का उल्लंघन कर रहा है, यानी इसके लिए सजा का प्रावधान दिया गया है। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता यानी स्वयं के प्राण को नहीं त्याग सकता, परंतु ध्यान दीजिएगा, अगर समाज में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका मर जाना ही उसके लिए अच्छा हो, जैसे आप लोग सुने होंगे कोई बहुत बीमार रहता, हमेशा बीमार ही रहता है, तो मुंह पर नहीं गांव घर में व्यक्ति बोलते ही रहते हैं कि यह व्यक्ति अगर ख़त्म हो जाए तभी अच्छा है। ऐसा अगर आप गांव में से हैं या कहीं से भी हैं तो आपने ऐसा सुना होगा, कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे एक्सीडेंट किसी का हो गया तो उसके पैर चले गए, केवल वो लेटा रहता है, कुछ नहीं, तो कुछ व्यक्ति ऐसा कहेंगे अगर ख़त्म ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे इसके लिए, यानी ऐसी स्थिति हो कि मतलब वह कष्टमय पूरा हो, तब ऐसी स्थिति में आपको सम्मानपूर्वक मृत्यु पाने का अधिकार है। परंतु आप अगर स्वस्थ हैं तो आप मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकते, यानी अगर पूछ लिया जाए सम्मानपूर्वक मृत्यु पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 21 में ही है कि आप सम्मानपूर्वक मृत्यु पा सकते हैं, परंतु आप वैसी स्थिति में हो कि आपके लिए वह मृत्यु सम्मानपूर्वक हो, नहीं तो आप स्वस्थ हैं तब आपके लिए वह मृत्यु सम्मानपूर्वक नहीं होगी। और कौन सा, निःशुल्क विधिक सहायता, यानी निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार। आप जैसे कोर्ट में जाते होंगे तो वहाँ कुछ सरकारी वकील होते हैं जो योग्य नहीं है कि वह फीस को दे सकें, तो वह वकील नियुक्त होता है आपका केस लड़ने के लिए सरकार की ओर से। सरकार की ओर से वह वकील नियुक्त होगा आपका केस लड़ने के लिए। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 21 के तहत ही आपको यह सुविधा प्रदान की गई है कि आप निःशुल्क वकील या विधिक सहायता ले सकते हैं। और कौन सा, जीवन साथी चुनने का अधिकार,
चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार किसके तहत आता है? तो अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है कि आप अगर योग्य हैं, जो योग्यता रखी गई 18-21 वर्ष, आप उस योग्य हैं तो आप अपना जीवन साथी स्वतः ही चुन सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। यह अधिकार आपको किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। ऐसे कुछ या आपको पूछ लिया जाएगा जो एम्बुलेंस है यानी निःशुल्क जो चिकित्सा सहायता है वह किसके तहत आती है? तो इसी के तहत आती है, यानी चिकित्सा पाने का अधिकार इसी के तहत आएगा। एक कुछ मुख्य बिंदु थे अनुच्छेद 21 से जुड़े हुए जो अक्सर पेपरों में पूछ लिया जाता है। जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो कई लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं, जबकि उन्होंने अनुच्छेद 21 को पढ़ा है तब भी यह गलती कर जाते हैं। तो आप इस बिंदु को भी नोट कर लीजिए अनुच्छेद 21 के बारे में। आगे हम अगले की चर्चा करते हैं अनुच्छेद 21A। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21 ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, या पेपर में हर वर्ष किसी न किसी पेपरों में छपता है, आता जरूर है। अनुच्छेद 21A क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21A बेहद ही इंपॉर्टेंट है। या ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में नहीं था। जब मूल संविधान में नहीं था तो इसको निश्चित ही जोड़ा गया होगा। कब जोड़ा गया इसको भी हम नोट कर लें, तो होता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 कब होता है? अनुच्छेद 21 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में होता है। अब ध्यान दीजिए कि जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए संविधान संशोधन हैं इसी में किए गए हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में ही सारे शिक्षा से जुड़े हुए संविधान संशोधन इसी में किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 86वां संविधान पूछ लिया जाए 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2002 में ही होता है। अब इस शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी आप पढ़ेंगे इसी में किए जाएंगे। कौन सा है? अगर बात की जाए 86वें संविधान संशोधन 2002, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष, कितने की बात की गई है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करे? तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 21A के तहत। पूछ लिया जाए अनुच्छेद 21A जोड़ा कब गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा जाता है अनुच्छेद 21A। और ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ लिया जाए शिक्षा के अधिकार को, मतलब शिक्षा तो जोड़ी गई 2002 में संविधान संशोधन करके, लेकिन पूछ लिया जाए शिक्षा के अधिकार को पूर्ण रूप से भारत में कब लागू किया गया? तो 2010 में लागू किया गया। इसको भी नोट कर लें, पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रश्न। शिक्षा के अधिकार को पूर्ण रूप से 2002 में, अब माफ कीजिएगा 2010 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो 2010 ईस्वी में क्या? शिक्षा के अधिकार को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब एक बचता है अनुच्छेद 22, उसकी चर्चा कर लें बहुत जल्दी में। अनुच्छेद 22 किसकी चर्चा करते हैं? तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण।
ध्यान दीजिएगा क्या है, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जब भी गिरफ्तार किया जाता है तो आपको इस संदर्भ में भी अधिकार दिए गए हैं। और कितने अधिकार दिए गए हैं गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार, तो प्रश्न पूछा गया था, तो तीनों अधिकार लिखे गए थे, पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा अधिकार गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार नहीं प्रदान करता। तो 3 तो सही लिखे गए थे, 1 गलत लिखा गया। तो वो 3 सही कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं एक एक करके। पहला तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, आप यह कारण बिल्कुल जान सकते हैं। यानी गिरफ्तारी का कारण जानने को आपका पूरा अधिकार दिया गया, यानी गिरफ्तारी का कारण आप जान सकते हैं, यह आपको पूरा अधिकार है। दूसरा कौन सा है, मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार। मनपसंद वकील से आप जिस भी वकील से चाहें, जो आपको सही लगे उससे सलाह ले सकते हैं। अगर मुझको गिरफ्तार किया गया है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या कर्तव्य होगा, या मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे लिए सही हो, या आप सलाह ले सकते हैं। आपको इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। तीसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर जिला न्यायालय के समक्ष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना। परंतु ध्यान रहे आवागमन के समय को छोड़कर। आपको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, आपको 24 घंटे के अंदर ही जो जिला न्यायालय होगा उसके न्यायाधीश है उसके सामने उपस्थित करना होगा, परंतु वह आवागमन के समय को छोड़कर। जैसे आपको मान लीजिए घर से 3 बजे गिरफ्तार किया जाता है तो थाने तक जाने में आपको 1 घंटे लगते हैं, तो इस 1 घंटे को छोड़कर और यहाँ से थाने से आपको न्यायालय ले लिया जाए, जिला न्यायालय ले लिया जाए, तो वहाँ 2 घंटे जाने में टाइम लगता है, या नॉर्मली 2 घंटे लगते हैं, या ट्रैफिक हो गए 4 घंटे लग गए, तो उस 4 घंटे को निकाल दिया जाएगा। इसके बीच आपको 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा। यदि आप सोच रहे होंगे कि आपको शनिवार को शाम के टाइम गिरफ्तार किया जाए, 4 बजे गिरफ्तार किया जाए, न्यायालय बंद हो जाए, तब क्या होगा? तो अब अगले दिन संडे है तो 24 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो जिला न्यायालय है उसका जो न्यायाधीश है वह हमेशा अपने कार्य पर रहता है, यानी हमेशा पद पर ही रहता हुआ, उसका काम कभी उसको छुट्टी नहीं होती। तो उसके सामने उपस्थित करना पड़ेगा या उसको जानकारी देनी पड़ेगी कि मैं इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया हूँ, यह व्यक्ति मेरे पास है, वह जहाँ चाहे वहाँ रख सकता। अगर वह कह दे कि आप इसे रखे रहिए, जब मैं आऊँगा या जब मैं हूँ तब मेरे पास उपस्थित करिएगा, तब तो आपको रखा जा सकता है। यानी उस व्यक्ति को, जो न्यायाधीश है, उसको जानकारी होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो ये तो मुख्य थे, लेकिन ऐसी स्थिति कभी आ जाती है यदि भारत सरकार, ध्यान दीजिएगा, यदि भारत सरकार या राज्य सरकार, दोनों की बात कर रहा हूँ, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ऐसा काम करने वाला है या करेगा या करने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए ए है, ए के बारे में उसे ऐसा लगा कि यह व्यक्ति जो ए है कुछ ऐसा काम करने वाला है या करने की संभावना है। उस राज्य सरकार को संदेह हो या केंद्र सरकार को संदेह हो या सबूत हो या सबूत ना हो, उसे संदेह ही हो, तो वह ए को क्या करेगी? गिरफ्तार कर लेगी। अब ऐसी स्थिति में
ऐसा काम करेगा जिससे देश की एकता अखंडता प्रभावित हो, एकता का खतरा हो, यानी अखंडता यानी देश की जो एक बना है इसके एकता अखंडता में खतरा हो, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करके 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है और ये कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे। 3 माह तक, ध्यान दीजिएगा, 3 माह तक गिरफ्तार कर रखा जा सकता है। और रखने के बाद 3 माह जब बीत जाएगा तब उसे क्या करना होगा, तो उसे सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अब सलाहकार बोर्ड, कभी कभी पूछ लिया जाता है सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो उस राज्य का न्यायालय होगा, जैसे उत्तर प्रदेश का न्यायालय कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट, और मान लीजिए उच्च न्यायालय तो कहाँ पर है, इलाहाबाद में। जो इलाहाबाद का जो न्यायाधीश होगा वही उसका अध्यक्ष होगा, उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फिर भी अगर उसको लगता है कि यह व्यक्ति अभी भी सही नहीं है तो उसको दोबारा से गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके क्या किया जाएगा, न्यायालय के न्यायाधीश जो होगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो होगा, उसके सामने प्रस्तुत करने के बाद और रखा जा सकता है। आपने सुना होगा धारा 370 जब हटाया जा रहा था तो जम्मू कश्मीर के सारे नेताओं को बंदी बना लिया गया था, यानी इसी आधार पर बंदी बनाया गया था, क्योंकि अगर ये जाएंगे, अगर भाषण पर कोई देते हैं तो देश की एकता और अखंडता प्रभावित होगी, इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इतने थे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। हमने इसकी पूरी विस्तार से चर्चा कर ली और इसके बारे में जो प्रश्न बनते हैं उसकी भी चर्चा कर ली। अब मिलते हैं अगले क्लास में तीसरे मौलिक अधिकार के बारे में। धन्यवाद।